बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रियाज़ का एक सऊदी शहरी इस वाक़े का रावी है। वो कहता है कि हमारे घर के करीब एक यमनी रहता था, उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई। हम इकट्ठे खाते पीते आते जाते बैठते। रात के वक्त बड़ा शरीफ नफ्स इंसान था। हमारी दोस्ती आपस में बढ़ती चली गई, हत्ता कि उसको 15 साल गुजर गए। उसका अपना कारोबार था, माकूल कारोबार था, माकूल इनकम थी। एक दिन अचानक मुझे कहने लगा कि मैं यमन वापस जा रहा हूं। मैंने उसे कहा, क्यों? खैर तो है भाई, तुम क्यों वापस जा रहे हो? यहां पे तुम्हारा अच्छा कारोबार है। उसने कहा, बात यह है कि मेरा वालिद अपने कबीले का सरदार था और उसकी वफात हो गई है। उसकी वफात के बाद मुझे उस कबीले का, अपने कबीले का सरदार बना, और मेरे लिए अब जरूरी है कि मैं सऊदी अरब को छोड़कर यमन वापस जाऊं। और उसके साथ ही उसने मुझे कहा कि मैं तो वापस जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह दावत देता हूं कि तू एक दफा मेरे पास आना और जरूर आना। कहता कि मैंने उसके साथ वादा कर लिया। वो वापस चला गया। वापस जहां कभी उसने अपनी दोस्ती को इस तरह निभाया कि मुसलसल मेरे साथ राब्ते में है, टेलीफोन कर रहा है, कहां हो, कैसे हो, कब आओगे। एकदम तो हद हो गई। उसने मुझे कसम दे डाली। उसने कहा, कसम है तुम्हें, तुमने लाजमन आना है। कहता, मैंने कहा ठीक है। कहते, मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ली और मैंने एक दिन एयरपोर्ट पे पहुंच गया। वीजे की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो सऊदी हैं उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है। कहता है कि जिस वक्त मैं जहाज में दाखिल होने लगा तो हमारे अदारे का एक मुअज़्ज़िफ़ वो मेरे पास आ गया। उसने आके मुझे गले लगा लिया। कहने लगा, किधर जा रहे हो? मैंने कहा, मैं यमन जा रहा हूं। उसने कहा, मैं भी यमन जा रहा हूं। मैंने कहा, तू कैसे जा रहा है? उसने पूछा, तुम कैसे जा रहे हो? खैर, कहने लगा कि मैं अपने वालिद से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने पूछा, तुम्हारा वालिद वहां पर यमन में क्या करता है? उसने कहा कि मेरा वालिद सऊदी सफारत खाने में नायब सफीर है। मैंने उससे कहा, तूने आज तक कभी जिक्र ही नहीं किया, कभी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा वालिद इतने बड़े मनसब पर है। कहने लगा, असल में कभी जरूरत ही पेश नहीं आई कि इस किस्म की गुफ्तगू हुई हो और मैंने तुम्हें बताया कि मेरा वालिद इतने बड़े मनसब पे कायम है। खैर, तुम चूंकि यमन जा रहे हो सैर व तफरीह के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, ऐसा है कि ये मेरा वहां का नंबर है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ गई, खुदा न खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई मसला, तो मुझे फोन कर लेना। मेरा वालिद ज़ाहिर बात है कि वहां नायब सफीर है, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। कहता है कि मैं जहाज में बैठ गए। उसने इत्तेफाक के मेरी सीट सबसे पिछली सीट थी। कहता है, मैं बैठ गया। मेरे साथ वाली सीटें खाली थी। आमतौर पर हवाई जहाज में पिछली सीटें खाली होती हैं। कहने लगा कि जिस वक्त हवाई जहाज सनआ के लिए रवाना हुआ तो कोई आधे घंटे के बाद एक मुसाफिर सऊदी शक्ल सूरत से नजर आ रहा था। मैंने उसको देखा कि वो एक एक आदमी को देखता हुआ वो कॉरिडोर में से आगे बढ़ रहा है। हर मुसाफिर को देखता मुझे ऐसे महसूस हुआ वो किसी को तलाश कर रहा है। खैर, कहता है वो करते करते पहुंचते पहुंचते मेरी सीट पे आ गया। अब मेरी सीट सबसे आखिर पर थी, रास्ता बंद था आगे से। खैर, उसने जब मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर देखता रहा और उसके बाद कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा, वालेकुम सलाम। तो कहने लगा कि तुम्हारे साथ वाली सीट खाली है, अगर इजाजत दो तो मैं यहाँ पे साथ तुम्हारे बैठ सकता हूँ। मैंने कहा, बैठ जाओ। मेरे साथ बैठ गया। कहने लगा कि मैंने सारे हवाई जहाज के अंदर एक एक आदमी को देखा है और उसके बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचा। मैंने कहा, मैंने भी तुम्हें देख रहा था कि तुम एक एक आदमी को देख रहे हो, तुम्हें किसी तलाश में हो। कहने लगा, हाँ, मैं किसी शख्स की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके, और जब मैं तुम पर पहुंचा तो मेरी निगाहें तुम पर टिक गई कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा, क्यों? खैर तो है। कहने लगा कि मैं अपनी वालिदा की तलाश में हूं। मैंने कहा, क्या मतलब? वालिदा की तलाश में हूं? कहने लगा, लंबी दास्तान है, लेकिन मैं तुम्हें सुनाता हूं कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने कहा, बताओ। कहने लगा कि मेरी उम्र 1.5 साल की थी जब मेरी वालिदा फौत हो गई। मैं जब बड़ा हुआ, होश समादी, स्कूल जाने के काबिल हुआ, तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि मेरी अम्मा कहाँ है, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद और शादी कर ली थी। उसमें से मेरे भाई भी थे, बहनें भी थे। जब शऊर में पहुंचा, स्कूल में पहुंचा, मुझे पता चल गया कि मेरी ये सौतेली वालिदा है, सौतेली बहन भाई हैं। मैंने अपने वालिद से पूछा, तुम्हारी वालिदा जब तुम्हारी उम्र 1.5 साल थी तो उस वक्त तुम्हारी वालिदा फौत हो गई थी। मैंने अपनी फुफियों से पूछा, उन्होंने भी कहा तुम्हारी वालिदा फौत हो चुकी है। कहने लगा कि मैं सब्र कर गया। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 27 साल की है। तो मैंने एक दिन ख्वाब के अंदर देखा कि मेरी वालिदा ख्वाब में आई हैं और मुझसे कह रही हैं कि बेटा मैं जिंदा हूं, मुझसे आके मुलाकात करो।
कहने लगा, मैंने अपने वालिद से फिर पूछा, मेरे वालिद ने मुझको छिड़क दिया। अब उसको तजस्सुस कि मेरी वालदा। खैर, कहने लगा कि मैंने इधर उधर से मालूमात हासिल करनी शुरू की। मुझे पता चल गया कि मेरी वालदा यमन के रहने वाली, सऊदी नेशनल नहीं थी, जबकि हम असली सऊदी हैं। यह आम सी बात है कि मेरे वालिद ने यमनी औरत से शादी की, उसमें से मैं पैदा हुआ। कहने लगा, मैंने एक दफा फिर दोबारा ख्वाब देखा, मेरी वालदा मुझे कह रही है कि मैं यमन में हूं, तुम आओ, मुझसे मिलने के लिए आओ। मुझे फिर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने अपनी फूफियों से पूछा। कहता है, करते करते मैंने कुछ मुअब्बर जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले, उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने उनको बताया कि मुझे एक दफा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा ख्वाब आई है और मेरी वालदा मुझको बुला रही है, कह रही है कि आओ, मैं जिंदा हूं। तो जो मुअब्बर थे उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी वालदा जिंदा है और तुम्हें वालदा की तलाश करनी चाहिए। खैर, वो कहता है कि मुझे तजस्सुस भी था, वालदा के साथ मिलने का शौक भी था। ख्वाब में वालदा एक से ज्यादा मरतबा मुझे मिल चुकी थी। तो मैंने अपनी फूफियों से किसी तरीके से कुरेद के पूछा तो पता चला कि मेरी वालदा यमन के शिमाल के रहने वाली थी। मैंने अपने वालिद से पूछा मेरी वालदा का नाम क्या था। उसने सिर्फ पहला नाम बताया, बस। वालदा के बाप का नाम, कबीले का नाम नहीं, वालदा ने उससे कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसने नाम बताया। उसने कहा तुम्हारी वालदा बहुत हो चुकी है। मेरा वालिद मुस्किर था। कहने लगा, आज मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ली है और मैं अपनी वालदा की तलाश में यमन जा रहा। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने कहां जाना है, कैसे जाना है, कहां पहुंचना है, कहां उसको तलाश करना है। मैंने इस हवाई जहाज के अंदर, जिसके अंदर कमोबेश आधे सऊदी थे, आधे यमनी थे, मैंने एक एक के चेहरे की तरफ देखा और फिर जब तुम्हारे चेहरे को मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बंदा मेरी मदद कर सकता है। जिस वक्त उसने ये बात कही तो कहता है कि मैं खिलखिला के हंस पड़ा। कहने लगा, तुम हंसे क्यों हो? मैंने कहा कि खुदा के बंदे, लगता है कि अल्लाह ताला कुदरत तुम पर मेहरबान है और कुदरत तुम्हारी वालदा की तुम्हारे साथ मुलाकात करवानी चाहती है। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगा कि मैंने उसको कहा कि अभी जिस वक्त मैं जहाज के अंदर बैठने लगा था तो मेरा कुलीग मुझको मिला, तो जिसने मुझे बताया कि मेरा वालिद सऊदी सफारत खाने में नायब सफीर है। सफारत खाने की हर जगह बड़ी अहमियत होती है क्योंकि वो नायब सफीर है और तुम भी सऊदी हो, तो सफारत खाना इसमें कुछ किरदार अदा कर सकता। और दूसरी जो बात वो ये है कि मैं जिस शख्स के साथ मिलने जा रहा हूं वो शख्स अपने कबीले का सरदार है और वो यमन के शिमाल का ही रहने वाला है। कहता है, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, इस दौरान में सना आ गया। सना एयरपोर्ट के ऊपर जिस वक्त उतरे तो मेरा वो दोस्त जो कि इस वक्त कबीले का सरदार बन चुका था, वो अपने हाशिए के साथ, अपने कबीले के लोगों के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद था। उसने बड़ा वार्म वेलकम किया। कहने लगा, बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक करवाया हुआ है और 2 दिन तुम अभी सना में रहोगे, यहाँ की सैर तफरी करोगे और फिर इस दौरान फिर हम तुम्हें अपने इलाके की तरफ लेके जाएंगे। हमारा जो इलाका है वो यहाँ से कमोबेश 300 किलोमीटर दूर। मैंने उसको बताया कि मेरे साथ एक सऊदी दोस्त भी है जिसकी मेरी हवाई जहाज में मुलाकात हुई है, वो भी मेरे साथ ही होगा। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं अभी अपने आदमियों से कहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए भी कमरा बुक करवा देते हैं। खैर, वो कहता है, हम होटल में चले गए। 2 दिन हम वहां पे रहे। सना की हर काबिल जिक्र जगह, हर तारीखी मुकाम को हमने देखा। 2 दिन के बाद कहता है, फजर की जब हमने नमाज पढ़ी तो मैंने देखा कि कई मुसल्ला गाड़ियां आ गई, मुसल्ला अफराद, उन्होंने असला संभाला हुआ है। पता चला कि उस इलाके के हालात अमन के एतबार से अच्छे नहीं हैं, वहां पर खौफ है, डर है, लड़ाइयां हैं और जब तक आपके साथ मुसल्ला पहरेदार ना हो आप वहां का सफर नहीं कर सकते। और कहने लगा कि हम गाड़ियों में सवार हुए और मुसल्ला पहरेदार हमारे आगे, हमारे पीछे 300 किलोमीटर का फासला था और वो पहाड़ी रास्ता था। सुबह सवेरे हम निकले और असर के बाद हम अपनी जगह पे पहुंचे। वो कहता है कि जिस वक्त हम अपने उस दोस्त के गांव में पहुंचे, वो गांव क्या था, कस्बा था और उसका घर छोटा सा घर नहीं था, बहुत बड़ा पैलेस था, किला नमा घर। क्या कहता है कि पहली रात हमारे लिए इतना जबरदस्त दावत का एहतमाम किया गया था, कुछ ना पूछे। अगला दिन हुआ, मैंने अपने दोस्त का तारुफ उसके साथ करवाया। मैंने कहा, देखो इसकी बात सुनो, इसके साथ मैंने वादा किया है हवाई जहाज के अंदर कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इसकी मदद करो। उसने उसको जिस वक्त बात सुनाई तो उसने कहा, ये कौन सी बात है, अभी देखो क्या करते हैं। उसने अपने मुलाजमों को बुलाया, खास मुलाजिम। उसने कहा, देखो ऐसा करो, 6-7 गाड़ियां मुख्तलिफ देहातों के अंदर भिजवा दो और जाओ जाके पता करो कि आज से कमोबेश 30 साल की कोई ऐसी औरत है जिसकी किसी सऊदी के साथ शादी हुई हो, उसके खाने में उसको तलाक दे दी हो और फिर वो वापस आ गई। लो जी, उसके आदमी जो है वो चले गए। कह लीजिए इंटेलिजेंस सर्विस। अगले दिन शाम के वक्त उसके एक आदमी ने उसको आके इतला दी कि मैं फलां गांव में गया था
میں نے وہاں پر جا کے پتہ کیا، ایک خاتون اسی نام کی جو یہ بتا رہا ہے موجود ہے، اس کی ایک سعودی کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور وہ واپس آ چکی ہے، اس کی شادی ایک یمنی کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اس میں سے اس کے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے۔ جس وقت میں نے اس کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے اس کا بیٹا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو بڑا سخت ناراض ہوا۔ اس نے کہا میں کسی سعودی کو نہیں جانتا، میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہمارا دوست جو کہ سردار قبیلہ تھا، اس نے کہا نہیں، یہ کون سی بات ہے، یہ بڑی معمولی بات ہے، ہم وہاں پر جائیں گے اور جا کے دیکھیں گے، اس خاتون سے ملاقات کریں گے، اگر تو اس کا بیٹا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ماں اور بیٹے کو آپس میں ملنے سے روک نہیں سکتی، اور اگر اس کا یہ بیٹا نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے، پھر ہم اس سے معذرت کر لیں گے۔ کہتا جی اگلے دن ہوا، وہ جو سعودی ہمارا دوست تھا جو اپنی ماں کی تلاش میں آیا تھا، اس کو ساتھ لیا، کہتا میں بھی ساتھ بیٹھا، اس نے اپنے ساتھ مسلح گاڑ لیے، گاڑیاں آگے پیچھے۔ اور ناظرین اکرام، یہ یمن کے اندر یہ عام سی بات ہے، مسلح افراد کی حفاظت کے بغیر آپ وہاں پر سفر نہیں کر سکتے، دیہاتوں کے اندر امپاسبل ہے۔ وہ کہتا جی کہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے تو اس کا جو خامد تھا، پہلے تو اس نے یعنی اس خاتون کا خامد جو تھا اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ساتھ ہمارے گاڑیاں اور پھر ہمارے یہ دوست جو ہے اس کے قبیلے کا روب اور اس کی اپنا تعلقات، اس نے دیکھو بات سنو، اپنی بیوی کو صرف دیوار کے پیچھے کھڑی کر دو، یہ اس سے کوئی بات پوچھے گا، سوال کہے گا، قصہ مختصر مجبوراً اپنی بیوی کو کہا، وہ پردے کے پیچھے آئی۔ اب یہ جو نوجوان جس کی عمر اب 27 سال کی اپنی ماں کی تلاش میں تھا، یہ گیا اور اس نے آواز سنی، اس نے کہا یا اماں۔ اب اس نے یہ کہنے کی دیر ہے، اس کی زبان سے یہ اماں کا لفظ نکلا تو اس کی ماں جو تھی وہ پردے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے اپنے بیٹے کو گلے لگا دیا۔ اب دونوں رو رہے ہیں۔ اسے پوچھا تمہارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں قبیلے کا ہے، اور ایجا کے اندر تمہارا گھر ہے، گھر اس طرح ہے، تمہاری پھوپھیوں کے نام یہ ہیں۔ کنفرم ہو گیا کہ یہ ماں بیٹا ہے۔ اب وہ جو یمنی تھا جس کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ آ گئے، بہنیں آ گئی، اب وہ بیٹھے ہوئے۔ اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری ماں مل گئی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم واپس آ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اس سعودی کا مجھے فون آ گیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھ کو کہا تھا کہ سفارت خانے میں نائب سفیر اس کا بیٹا تمہارا کلیگ ہے، تمہارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تم سے ایک کام مانگتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو کیا بات ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ تمہاری ماں تو مل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی ماں کو اور اس کے خامد کو، اپنے سوتیلی بہنوں کو، اپنے سوتیلے بھائیوں کو، سب کو میں عمرہ کرواؤں گا اور ان کو ریاض لے کے جاؤں گا، چونکہ تمہارے سعودی سفارت خانے کے اندر تعلقات ہیں، میں سعودی ہوں، میں ان سب کو اسپانسر کروں، ان سے یہ کہو کہ ان کو وزٹ ویزے دے دیں۔ میں نے کہا معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے وہ دوست کو فون کیا، اس نے اپنے والد سے بات کی، اس نے جب یہ بپتا سنی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عزیزو، اس دوران میں اس سعودی کو جو اپنی ماں کی تلاش میں تھا، اس کو ریاض سے فون آتا ہے، اور فون یہ آتا ہے کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، عظم اللہ اجرکم۔ بوڑھا تھا باپ، فوت ہو گیا ہے۔ چند دن کے بعد ان کے ویزے لگ گئے، اور یہ جو سعودی اپنی ماں کی تلاش میں تھا، اپنی والدہ کو لے کر، اپنے سوتیلے باپ بہنوں اور بھائیوں کو لے کر جدہ پہنچتا ہے، وہاں سے مکہ مکرمہ اس نے عمرہ کیا اور ان کو لے کے ریاض پہنچتا ہے، اور ریاض آ کر اس نے ایک بہت بڑے شادی حال کے اندر بہت بڑی تقریب کی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پیاروں کو بلایا، عزیزوں کو بلایا، اور اپنی ماں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی۔ عزیزو، اللہ رب العزت جو ہیں سبحان اللہ مسبب الاسباب ہیں، وہی جانتا ہے کہ وہ ماں کتنی دعائیں کرتی تھی اور یہ بیٹا اپنی ماں سے ملنے کی کتنی خواہش رکھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔